जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 जून आर्मी जीडी के थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन आपके डिस्कस करेंगे। माफ करिएगा, 2 शिफ्टों या 3 या 4 जून की जो है आपके पेपर नहीं डिस्कस कर पाए थे। जल्दी ही जो है उनकी जो है वीडियो आपके लिए जो है आ जाएगी। पर आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये आर्मी जीडी का जो है पेपर आपका रहेगा। स्पेशली यानी कल आपका यानी 5 जून थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में जो है आपका क्या हुआ था, आपका जीडी का पेपर हुआ था। पहली शिफ्ट में ट्रेडमैन का हुआ था, दूसरी शिफ्ट में जो है टेक्निकल का पेपर आपका हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से सभी मेरे फौजी भाई जो है सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है जय हिंद जय भारत लिख दीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने था कि इनमें से कौन सा भारत का शहर जो है ये पश्चिम में या फिर भारत के पश्चिम में स्थित आपको शहर आपका बताना था, कौन सा आपका स्थित है। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो कि ये था कि पश्चिमी घाट पर कौन सा शहर आपका स्थित है। वेस्टर्न घाट से आपसे पूछा गया था कि वेस्टर्न घाट या फिर वेस्टर्न कोर्ट में जो है कौन सा शहर आपका स्थित है। दोनों का ही राइट आंसर जो है आपका सेम होगा, मुंबई। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहां से भी क्या हो जाएगा, मुंबई जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप करिएगा कि एक पंक्ति में 10 लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। गीता जो है बाएं ओर से 5वें स्थान पर है, तो बताइएगा गीता से 5वां स्थान क्या हो जाएगा, यानी दाएं से उसका स्थान क्या हो जाएगा। टोटल आपके 10 हैं, गीता 5 स्थान पर है, 5 माइनस कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब गीता जो है हमने टोटल 10 आदमियों में क्या कर दी, माइनस कर दी। अब उसे फिर से ऐड करने के लिए जो है +1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। 6 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, 6 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन किसके हाथों में चला गया था, जल्दी से बताइए। एक क्वेश्चन मुझे बताइएगा कि 1857 की क्रांति के बाद जो है भारत के गवर्नर जनरल या फिर वायसराय जो है किसे बना दिया गया था, ये भी जो है कमेंट बॉक्स में आप क्या कर दीजिएगा, राइट आंसर मुझे बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्ष 1857 की क्रांति के बाद जो है भारत का जो शासन है किसके हाथों में चला गया था, बिल्कुल से किसके हाथों में, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। किसमें, ब्रिटिश क्राउन या फिर ब्रिटिश राजशाही के पास आपका चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में खेलो इंडिया जनजाति खेल, खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम, यहाँ ट्राइब्स गेम की बात हो रही है। ट्राइब्स गेम 2026 की जो आपके किए गए हैं ये कौन से राज्य में आयोजित आपके हुए हैं, जल्दी से बताइएगा। इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया वेयर इज द खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम ऑर्गेनाइज इन दी विच स्टेट इन ईयर 2026। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। कहा आयोजित करे गए थे, छत्तीसगढ़ में आयोजित करे गए थे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अ, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला या श्रेणी प्रायद्वीप भारत का एक हिस्सा नहीं है। किसका एक हिस्सा नहीं है, प्रायद्वीपीय भारत का एक हिस्सा नहीं है। अरावती, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा या फिर आपकी हिमालय। जल्दी से क्या करिएगा, बिल्कुल मेरे फौजी भाइयों राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी है ये प्रायद्वीपीय भारत की क्या नहीं है, हिस्सा आपकी नहीं है। बिल्कुल क्या आ जाएगा, हिमालय जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करे थे, जल्दी से बताइए। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर जो है इसके जवाब में ही पूछा गया है कि मेरे को बताओ भारत में सबसे पहले जो है, ठीक है, किसने जो है भारत पर सबसे पहले क्या करा था, आपका राज करा था, या फिर सबसे पहले कौन यूरोपीय जो है भारत आपका आया था। ब्रिटिश आए थे, डच आए थे, पुर्तगाली आए थे या फ्रांसीसी आए थे।
कौन आया था? आप कहोगे 1498 में जो है कालीकट केरल से जो है कौन भारत आया था? पुर्तगाली आपका भारत आया था। कौन पुर्तगाली आया था? आप कमेंट बॉक्स में जो है उसका नाम बताइएगा कि 1494 94 98, माफ करिएगा, और 1494 में जो है कौन सा पुर्तगाली जो है भारत आपका आया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले भारत पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करा था? बिल्कुल जी, राइट आंसर क्या जाएगा? पुर्तगाली राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत की स्वतंत्रता इतिहास में अतिवादी या फिर उग्रवादी विचारधारा के प्रमुख नेता आपके कौन माने जाते हैं? ये आपके जो हैं लाल बाल पाल में भी आपके आते हैं और इन्हें जो है उग्रवादी नेताओं में जो है प्रमुख नेता आपका माना जाता है। बिल्कुल जी, कौन हो जाएंगे? बिल्कुल मेरे फौजी भाइयों, राइट आंसर क्या जाएगा? भारत के स्वतंत्र इतिहास में अतिवादी या फिर उग्रवादी नेता जो है किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। किसको? बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे फौजी भाइयों, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा जो है कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? पिछले साल पूछा गया था कारगिल युद्ध के समय वर्ष 1999 में आपके भारतीय सेना द्वारा जो है कौन सा युद्ध आपका चलाया गया था? ऑपरेशन विजय चलाया गया था। वायु सेना द्वारा जो है कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन सफेद सागर चलाया गया था। और इस साल एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय नौसेना द्वारा जो है कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? बिल्कुल जी, कौन हो जाएगा? ऑपरेशन तलवार। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्तव्य पथ पर तिरंगा मुख्य रूप से कौन से या कौन से दिन या फिर किस व्यक्ति द्वारा फहराया जाता है? ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं, इन दोनों को क्या करिएगा? बिल्कुल जी, जल्दी से क्या करिएगा? राइट आंसर बता दीजिएगा। बिल्कुल। बिल्कुल, देखो यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं और दोनों ही मैंने करवाए थे। देखो कर्तव्य पथ का पुराना नाम है राजपथ, जहां पर जो है हर साल 26 जनवरी को जाते हैं, बताओ मेरे को, या फिर 15 अगस्त को फहराया जाता है। ठीक, अगर 15 अगस्त की बात करें, 15 अगस्त को पहली बार जो है झंडा कहाँ फहराया गया था? लाल किले में। कहां पर? लाल किले में। लाल किले पर जो झंडा होता है किसके द्वारा फहराया जाता है? आप कहोगे प्रधानमंत्री द्वारा फहराया जाता है। पर जो आपका गणतंत्र दिवस होता है कौन गणतंत्र दिवस आपका होता है जिसे हम 26 जनवरी को आपका मनाते हैं, इसे जो है हम क्या कहते हैं? इसे हम सबसे पहले गणतंत्र दिवस कहा जाता है। इस पर जो झंडा होता है ये कर्तव्य पथ पर, कहा? कर्तव्य पथ पर आपका फहराया जाता है। किसके द्वारा फहराया जाता है? बिल्कुल से ही भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है हर साल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर। कब? गणतंत्र दिवस पर जो है क्या फहराया जाता है? कर्तव्य पथ पर जो है, ठीक है, कर्तव्य पथ पर जो है क्या फहराया जाता है? झंडा फहराया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बड़े शहर के नगर निगम का जो प्रमुख होता है आपके कौन होते हैं? नगर निगम में जो प्रमुख होता है उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। नगर आयुक्त कहा जाता है, महापौर या मेयर कहा जाता है, पार्षद कहा जाता है, या फिर जिला मजिस्ट्रेट कहा जाता है? अब जल्दी से राइट आंसर बताइएगा कि हु is the head of the municipal corporation of the larger city। किसी भी बड़े शहर में नगर निगम आपकी होती है, उसका जो प्रमुख होता है बिल्कुल कौन होते हैं? आप कहोगे सर मेयर होता है या फिर महापौर आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष के बच्चों के आपका लागू होता है?
देखो, ये जो है आपका शिक्षा का अधिकार है, इसे जोड़ा गया था 46वें संविधान संशोधन द्वारा। आप बताइएगा कौन से वर्ष जो है 46वां संविधान संशोधन आपका करा गया था। यहां क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मुफ्त में शिक्षा अनिवार्य करी गई थी 6 से लेकर बिल्कुल से कितने 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये मौलिक अधिकारों में भी आता है और मौलिक कर्तव्य में भी। कहा मौलिक कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य में इनकी क्या मिलती है, जानकारी आपको देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजना के लिए जो है किस राज्य के विकास के लिए जो है अर्पित आपके करे हैं। बताओ जी, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है आपके तमिलनाडु के ने सीएम के से क्या करी थी, मुलाकात आपके करी थी और उन्हें जो है क्या कह सकते हैं, ये पहले हो सकता है बाद में हो सकता है, पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तमिलनाडु के नए सीएम कौन बने हैं, तलावती विजय आपके बने हैं। ठीक है जी, बिल्कुल जी। हाल ही में इन्होंने जो अपने नई पार्टी आपकी बनाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है किस राज्य को, तमिलनाडु राज्य को, बिल्कुल जी, किसे तमिलनाडु राज्य को जो है 5,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजना के लिए जो है क्या करा है, इतनी सारी राशि आपकी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के तटीय मैदानों की मुख्य प्रकृति कैसी होती है, या वे मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी से आपके बने होते हैं। यहां बात हो रही है भारत के तटीय मैदानों की। तटीय मैदान जो होती हैं मुख्य रूप से कि इनकी जो प्रकृति होती है या फिर इनकी जो मिट्टी होती है कैसी आपकी होती है। बिल्कुल मेरे फौजी भाइयों, कैसी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती, क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। देखा होगा आपने, जितने भी तटीय मैदान होते हैं वहां पर जो है उपजाऊ मिट्टी होती है और जलोढ़ मिट्टी जो है क्या होती है, एक उपजाऊ मिट्टी, क्या होती है, एक उपजाऊ मिट्टी आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक शब्द किसके रूप में उल्लेखित होते हैं। बताइए जल्दी से कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है, इसमें कुछ शब्द आते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये शब्द है और किसके उल्लेख में करे जाते हैं, बिल्कुल जी, किसके उल्लेख में करे जाते हैं, न्याय यानी जस्टिस के रूप में जो आपके उल्लेख करे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत है मुख्य रूप से किसके विरोध में आपकी हुई थी, जल्दी से बताइए। अब ये भी बता दीजिएगा, स्वदेशी आंदोलन जो है वर्ष 1905 में शुरू हुआ था। कब हुआ था, वर्ष 1905 में शुरू आपका हुआ था। अब बताओ, जलियांवाला बाग, बंगाल विभाजन, रॉयल एक्ट, साइमन कमीशन, इनमें से कौन सी घटना जो है वर्ष 1905 को आपकी हुई थी। हिंट आपको दे दिया गया है, राइट आंसर आप बता दोगे। बिल्कुल जी, आप कहोगे गुरुजी बंगाल विभाजन। क्या हो जाएगा, बंगाल विभाजन। बिल्कुल मेरे फौजी भाइयों, राइट आंसर आपका हो जाएगा। बंगाल विभाजन के बाद जो है आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू करा गया था, ये इसके विरोध में आपका शुरू करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में आपकी स्थित है। इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज द नीलगिरी माउंटेन रेंज प्राइमरी लोकेटेड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। एक क्वेश्चन बताइएगा, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी बताइएगा कौन सी है, जल्दी मेरे फौजी भाइयों राइट आंसर बताइएगा। ये भी क्वेश्चन आपके इंडियन आर्मी एग्जाम में पूछा जाता क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या जाएगा कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन हो जाएगी और ये किस राज्य में आपकी स्थित है। बिल्कुल जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। पर्वत श्रृंखला आपको बतानी है कौन सी आपकी होगी। बिल्कुल जी, कौन आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की महिला एक दिवसीय रैंकिंग में प्रथम स्थान पर फर्स्ट रैंक इन वुमेन ओडीआई हासिल करने वाली प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी आपकी कौन बने हैं। बताओ जी,
आईसीसी फुल फॉर्म पूछी जाती है। सबसे पहले जो है आईसीसी की फुल फॉर्म कर लीजिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसे कहा जाता है, या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद भी इसे कहा जाता है। क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद भी इसे कहा जाता है। बिल्कुल जी, कहा जाता है। और हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को जो है, भारतीय महिला खिलाड़ी को जो है आईसीसी ओडीआई ने बैटिंग में, ठीक है, बैटिंग रैंकिंग में जो है नंबर 1 स्थान पर आपका हासिल करा है? बिल्कुल जी, कौन हो जाएंगी? स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों के लिए चुनाव करवाने का जो दायित्व होता है या जिम्मेदारी आपकी होती है, बताइए जी, कौन आपका करवाता है? पंचायती स्तर पर जो चुनाव करे जाते हैं, या फिर आपके नगर परिषद के जो चुनाव करे जाते हैं, हाल ही में जो है 10 या 20 दिन पहले जो है हिमाचल में जो है आपके चुनाव हुए हैं। 10 क्या भाई, आपके जो है 26 से चुनाव शुरू हुए थे, 26 थे, 28 थे और 30 को थे। बिल्कुल जी, ये पंचायती चुनाव जो होते हैं किसके द्वारा करवाए जाते हैं? बताओ जी, भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला कलेक्टर करवाता है, या फिर राज्य सरकार आपकी करवाती है? जब भी एमएलए या फिर एमपी के जो इलेक्शन होते हैं, इनकी जो जिम्मेवारी होती है किसके पास होती है? इनकी जिम्मेवारी होती है भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन मिशन के पास होती है। और इलेक्शन कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बता दीजिएगा। क्या करिएगा? बिल्कुल जी, आप हैं राइट आंसर बताइएगा। और जब भी पंचायतों चुनावों की बात आती है, ये किसके द्वारा? बिल्कुल जी, किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी का जो संबंध है निम्नलिखित में से किससे है? अब 243 आपसे पूछा गया है, 243 आप कहोगे स्पेशली 243, ये सारे अनुच्छेद या फिर आर्टिकल जो हैं आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं, पर यहाँ सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आपने नहीं करा या तुक्का भी लगाया होगा तो राइट आंसर मैच कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन किसी ने भी आपको नहीं करवाया होगा। इसका राइट आंसर जो है बिल्कुल जी क्या हो जाएगा? आप कहोगे पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व से आपकी संबंधित है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सी आपका राइट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ए का जो संबंध है निम्नलिखित में से किससे है? बताओ जी, 243 एज है निम्नलिखित में से किससे आपका संबंधित है? जल्दी से क्या करिएगा? राइट आंसर बताइएगा। ये अभी क्वेश्चन पूछा गया है, अगले साल तक ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा जो है हार्ड लेके जाना था, ठीक है, थोड़ा सा जो है हार्ड लेके जाना था इस सीरीज को, या फिर इस कह सकते हैं इस शिफ्ट को। तो ये क्वेश्चन इसलिए डाले गए हैं। 243 का जो संबंध है, इसका भी संबंध पंचायती राज से संबंधित है, पर कौन सी संबंधित है? तो आप कहोगे ग्राम सभा का गठन और उसके अधिकारों से संबंधित है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ ग्राम सभा। बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स का जो आयोजन है भारत के किस शहर में आपका करा गया है? हाल ही 2026 में जो है एक क्या थे, एक वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स थे। मुझे नहीं पता ये क्या चीज थी, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था तो बता देता हूं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है स्पोर्ट्स में जो है थोड़ा डीपली आपके गया है। तो जिनका भी आने वाले एग्जाम में पेपर है स्पेशली डब्ल्यूएमपी का, तो आपको जो है क्या करके जाना है? आपको जो है क्या करके जाना है? थोड़ा सा डीपली करके जाना है स्पोर्ट्स में, ठीक है, स्पोर्ट्स में थोड़ा सा डीपली करके जाना है। बाकी क्वेश्चन आपको एक तुक्के से आपका सही हो सकता है, ठीक है, 2 नंबर बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। इसका आयोजन जो है भारत के नई दिल्ली में, बिल्कुल जी, कहां करा गया था? और नई दिल्ली में करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय
नौसेना का जो मुख्यालय है कहां पर आपका स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन नेवी लोकेटेड? भारतीय नौसेना का मुख्यालय पूछा गया है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप कहोगे दिल्ली में। बिल्कुल प्रभु, कहां है? दिल्ली में आपका स्थित है। कहां स्थित है? दिल्ली में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादकता सप्ताह उत्पादकता सप्ताह 2026 का मुख्य विषय क्या निर्धारित करा गया था? भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बना हुआ है, और ना ही आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए। उत्पादकता साप्ताहिक 2026 का जो मुख्य विषय था, क्या निर्धारित करा गया था? इसका राइट आंसर अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विकास के इंजन के रूप में क्लस्टर एमएसएमई में उत्पादकता का अधिकतमकरण। ठीक है, अब ये मुझे नहीं पता भाई किससे आपका संबंधित है, क्या चीज ये है, तो इसे भी मैं क्वेश्चन कुछ है आपके लिए छोड़ दूंगा। ये क्वेश्चन वैसे रिपीट होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्येक वर्ष भूपूर्व सैनिक दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ठीक है। भूपूर्व दिवस आपका मनाया गया है। ये क्वेश्चन आगे रिपीट हो सकते हैं, पर शायद इस साल तो शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट ना हो। बताओ जी जल्दी से। आर्मर्ड फोर्स वेटरन्स डे आपका कब मनाया जाता है? भूतपूर्व सैनिक दिवस जो है हर साल भारत में जो है कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, भारतीय सेना दिवस के एक दिन पहले, यानी 15 जनवरी को। बिल्कुल जी, कब? 15 जनवरी। हाँ, बिल्कुल जी, कब मनाया जाता है? नहीं 15 नहीं, 14 जनवरी को। कब? 14 जनवरी को आपका मनाया जाता है आपका भूतपूर्व सैनिक दिवस, और 15 जनवरी को आपका जो है आर्मी दिवस, यानी भारतीय नौसेना दिवस आपका मनाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के थार मरुस्थल में मुख्य रूप से किस प्रकार की हवाएं आपकी चलती हैं? बताओ जी। जो थार मरुस्थल है ये राजस्थान में आपका पाया जाता है, तो पूछ सकता है राजस्थान के मरुस्थल में जो है आपको लगभग जो है किस प्रकार की हवाएं देखने को मिलती हैं? तो आप कहोगे एक तो ये शुष्क हवाएं होती हैं, और दूसरी आपका जो है राजस्थान क्या है, एक ठंडा इलाका नहीं है, एक गर्म इलाका है। तो क्या कहोगे? शुष्क और गर्म हवाएं चलती हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रसिद्ध लक्ष्य द्वीप समूह भौगोलिक रूप से किसके उत्पन्न किससे उत्पन्न या निर्मित हुआ है? बताओ जी। अच्छा, ये पूछा गया है कि लक्षद्वीप की जो उत्पत्ति है किस चीज से आपकी हुई है? ऑप्शन पर क्वेश्चन डिपेंड करेगा। ज्वालामुखी विस्फोट से, प्रभाल भित्तियों से, प्रभा प्रभाल भित्तियों से, परतों के टूटने से, या फिर नदियों के गोंद से? बताओ जी जल्दी से। भारत का प्रसिद्ध शहर और यूटी स्टेट लक्षद्वीप जो है, इसका निर्माण जो है भौगोलिक रूप से जो है किस रूप में आपका हुआ है? बिल्कुल जी, आप कहोगे प्रभाल भित्तियों से आपका हुआ है। ये भी क्वेश्चन जो है आपको किसी ने नहीं करवाया होगा, पर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन को जो है आगे क्या कर सकते हैं, कुछ सालों बाद आपका इंडियन आर्मी पूछ सकती है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रति समूह में अत्यधिक और भारी वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर बात हो रही है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में आपके स्थित है। बताओ जी, यहाँ पर जो है मुख्य रूप से अत्यधिक वर्षा होने या फिर भारी वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? बिल्कुल जी, आप कहोगे ये कहां पर स्थित है? भूमध्य रेखा के, किसके? भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण जो है ये घटना जो है कहां होती है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपकी होती है। बिल्कुल जी, कहां होती है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में होती है। चलिए, साइंस का सबसे पहला क्वेश्चन कि दूध में पाए जाने वाली मुख्य शर्करा आपकी कौन सी होती है? विच इज द मेन शुगर फाउंड इन द मिल्क? शुगर जो आपसे पूछी गई है दूध में पाई जाती है, तो दूध में भाई कौन सी प्रमुख शर्करा आप कहोगे? लैक्टोज। कौन पाई जाती है? लैक्टोज या फिर लैक्टोज आपकी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध को
खट्टा करने अर्थात दूध से दही जमाने के लिए जो है कौन सा जीवाणु जो होता है जिम्मेदार आपका होता है? बताइए जी। दूध को दही बनाने के लिए जो है कौन सा जीवाणु जो होता है आपका जिम्मेदार आपका होता है? बिल्कुल से कौन हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। कौन हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस जीवाणु आपका जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल दाब जो वास्तविक अर्थ होता है क्या आपका होता है? व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रेशर? एटमॉस्फेरिक, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपसे पूछा गया है, वायुमंडलीय दाब आपसे पूछा गया, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? तो भाई वायुमंडलीय दाब का जो एक्चुअली मीनिंग होता है उसे हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों का जो दबाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब आपका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्रियों से निकलने वाले अम्लीय अपशिष्ट को उदासीन करने के लिए जो है उसमें निम्नलिखित में से जो है क्या मिलाया जाता है? जल्दी से बताइए। जितनी भी फैक्ट्रियां होती हैं उनसे आपको पता है अमल का क्या होता है? अमल वेस्ट अमल आपका निकलता है, उसे जो है उदासीन करने के लिए जो है उसमें किसका मिश्रण किया जाता है या फिर उसमें जो है किसे मिलाया जाता है? बिल्कुल से आप कहोगे उसमें जो है किसे मिलाया जाता है? चूना पत्थर को। किसे मिलाया जाता है? भुजा हुआ चूना, चूना पत्थर नहीं, भुजे हुए चूने को मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस श्वसन प्रक्रिया के दौरान श्वसन लेने के बाद गैस फुफ्फुस फेफड़ों से निकलने फेफड़ों से पहले कहाँ आपकी आती है? सेम क्वेश्चन आगे भी है पर थोड़ा सा उसमें क्या करा गया है? डिफरेंस करा गया है। श्वसन क्रिया के दौरान श्वसन लेने के बाद जो है गैस फुफ्फुस फेफड़ों से सबसे पहले आपकी जो है कहाँ आपकी आती है? श्वसन नाली में। कहाँ? श्वसन नाली में आपकी आती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे फौजी भाइयों, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में समय का एस आई मात्रक आपसे पूछा गया है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द टाइम इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट, जिसे हम एस आई यूनिट भी कहते हैं। तो बताओ जी, एस आई यूनिट पूछी गई है किसकी? समय की क्या होती है? बिल्कुल जी क्या होती है? सेकंड आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पादन विधि का मुख्य कार्य क्या होता है? बताओ जी, निष्पादन विधि का मुख्य कार्य आपसे पूछा गया है, बताओ जल्दी से। निष्पादन विधि में आपका करा क्या जाता है? निष्पादन विधि में भारी कणों से हल्के कणों को अलग करना क्या कहते हैं? भारी कणों से अलग कणों को हल्का करना इसे क्या कहते हैं? इसे निष्पादन विधि कहा जाता है। क्या? निष्पादन विधि कहा जाता है। ठीक है, निष्पादन विधि कहा जाता है। पानी किस प्रक्रिया या अवस्था परिवर्तन में जो है बर्फ में आपका बदलता है? बताइए, पानी जो होता है किस प्रक्रिया फ्री किस मेथड से जो है बर्फ में परिवर्तित आपका होता है? तो क्या करोगे? उसे फ्रीजिंग करोगे? क्या करोगे? उसे जो है फ्रीजिंग करोगे या उसे जो है जमाने लगा दोगे? तो फ्रीजिंग विधि द्वारा जो है बर्फ जो है पानी में क्या हो जाता है? बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पौधों में मौजूद रंध्रों को निरस्त या फिर ब्लॉक कर दिया जाए तो पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए जी, यदि पौधों में मौजूद जो रदर या फिर स्टोमा आपके होते क्या होते हैं? स्टोमा होते हैं, उन्हें निरस्त कर दिया जाए या फिर ब्लॉक कर दिया जाए तो पौधों में क्या चीज आपकी होगी? बताओ जी। तो पौधों में जो है क्या आपका होगा? पौधों में गैसों का परिवहन बंद हो जाएगा और पौधे मुरझा जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पौधे जो है मुरझा जाएंगे, क्योंकि पौधे जो हैं ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है स्टोमा या फिर रंध्रों द्वारा ही आपके करते हैं। ये ग्रहण करते हैं, CO2 छोड़ते हैं, O2 यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही चीज अगर बंद हो जाएगी तो पौधे जो है मुरझा जाएंगे और नष्ट आपके या फिर समाप्त आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं दीप्त वस्तुएं आपकी कहलाती हैं? ये क्वेश्चन सिंपल सा था। दीप्त
दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे आपका सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, तारे हो गए, ये सभी क्या होती हैं, ये सभी की सभी जो है दीप्त वस्तुएं आपकी होती है, या ल्यूमिनस आपकी वस्तुएं होती हैं जो रोशनी करती हैं, उन्हें दीप्त वस्तुएं कहा जाता है। मानव शरीर में स्त्रावित होने वाला वृद्धि हार्मोन एक बच्चे को क्या बनाने के लिए मदद आपका करता है? तो हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन जो होता है, ये स्त्रावित आपका होता है जब हमारी उम्र जो है एडल्ट आपकी होती है या फिर थोड़ी छोटी आपकी होती है। तो हमारा शरीर क्या करता है, हमें जो है वृद्धि हार्मोन आपका देता है, जिससे हम जो है क्या हो जाए, एक वयस्क मनुष्य में क्या हो जाए, एक वयस्क मनुष्य में या फिर एडल्ट में कन्वर्ट आपके हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशियों को मजबूत करने, शरीर निर्माण, बॉडी बिल्डिंग और मृत ऊतकों की मरम्मत के लिए जो है मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व जो है आवश्यक आपका होता है? बताओ जी। शरीर के निर्माण के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, पेशियों को मजबूत बनाने के लिए, या फिर जो टिश्यू होते हैं समाप्त या फिर आपके मृत हो चुके हैं उनकी मरम्मत के लिए जो है कौन सी चीज जो है हमारे शरीर के लिए जो है क्या होती है, आवश्यक आपकी होती है? बिल्कुल जी, आप कहोगे क्या हो जाएगा, प्रोटीन। क्या आवश्यक होता है? प्रोटीन आवश्यक आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर द्वारा अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हमारे शरीर में जितने विशिष्ट पदार्थ आपके, यानी शरीर में कोई भी गंदा फंदा खाना गया, उसे निकालने के लिए जो है किस चीज की आवश्यकता होती है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य द्वारा अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही, क्या कहा जाता है? उत्सर्जन। क्या कहा जाता है? उत्सर्जन प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा एक कोशिकीय जीव है जिसमें मुख्य रूप से द्विभाजन विधि से जनन आपका होता है? एक कोशिकीय जीव है और इसमें जो विभाजन होता है ये द्विभाजन विधि द्वारा आपका होता है। अमीबा होगा, हाइड्रा होगा, कवक होगा, केचुआ होगा। ये सेम क्वेश्चन 2024 और 2025 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन इंपोर्टेड है और स्पेशली जो है ये जीडी में ही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो अमीबा जो होता है, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? अमीबा। क्या हो जाएगा? अमीबा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमीबा जो होता है ये एक कोशिकीय जीव होता है जो कि द्विभाजन बाइनरी फ्यूजन द्वारा है क्या करता है, पोषण आपका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग अलग क्षेत्रों में मनुष्य अलग अलग प्रकार का भोजन क्यों खाता है? जैसे देखोगे हिमाचल में जो है अलग चीज खाई जाती है, थोड़ा नीचे जाओगे पंजाब में अलग चीज, थोड़ा नीचे जाओगे हरियाणा में अलग चीज, थोड़ा नीचे जाओगे हरियाणा में अलग चीज, नहीं हरियाणा नहीं, राजस्थान में अलग चीज, हरियाणा से भी राजस्थान से भी नीचे जाओगे गुजरात में एक अलग चीज खाई जाती है। पर ये सेम मौसम में ही आपकी होती है और सेम सेम ही अलग आपके खाए जाते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में मनुष्य द्वारा अलग अलग भोजन जो है क्यों खाया जाता है? तो आप कहोगे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खेती होने के कारण जो है ये प्रक्रिया जो आपकी होती है या फिर ये चेंज जो है इस कारण आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी द्रव या पानी में मिट्टी के कणों का नीचे बैठ जाना किस विधि को कहा जाता है? बताओ जी। किसी द्रव या पानी में मिट्टी के जो कण होते हैं नीचे बैठ जाते हैं, इस विधि को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल जी। इस विधि को क्या कहा जाता है? किसी द्रव या पानी में मिट्टी के कणों के नीचे बैठ जाने की विधि को जो है क्या कहा जाता है? अवसादन विधि। बिल्कुल जी, क्या कहा जाता है? अवसादन विधि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन की किस क्रिया के दौरान मानव शरीर का डायाफ्राम, क्या डायाफ्राम जो होता है नीचे की ओर जाता? बताओ जी। डायाफ्राम, डायाफ्राम आपसे पूछा गया है श्वसन की ऐसी कौन सी क्रिया होती है जिसके तहत जो है डायाफ्राम जो होता है ये नीचे की ओर बहता है? इसे जो है क्या कहते हैं? सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, कोशिकीय श्वसन या फिर पाचन क्रिया? बताओ जल्दी से।
देखो ये प्रक्रिया जो होती है जिसके तहत डायाफ्राम जो होता है नीचे की ओर आपका आता होते हैं अंत श्वसन, क्या कहते हैं, सांस अंदर लेने की प्रक्रिया कहते हैं अंत श्वसन। बिल्कुल जी, क्या अंत श्वसन प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई गाड़ी एक बिल्कुल सीधे रास्ते पर चल रही है तो उसकी औसत चाल और चाल के बीच क्या परस्पंद आपका होगा। देखो एक गाड़ी बिल्कुल सीधे रास्ते पर चल रही है तो उसकी औसत चाल और चाल में क्या फर्क होगा, औसत चाल और चाल में क्या फर्क होगा, दोनों ही क्या होंगी, दोनों ही बराबर आपकी होंगी, क्या होंगी, दोनों ही क्या हो जाएंगी, बिल्कुल से ही बराबर आपकी हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु में वारहीनता की स्थिति होने पर भी उसके किस भौतिक या किस मौलिक गुण चल पता चलता है या वह अपरिवर्तित रहता है। भाई मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ आया। किसी वस्तु में भारहीनता की स्थिति होने पर भी उसके किस मौलिक गुण का पता चलता है। अच्छा, किस मौलिक गुण का पता चलता है, मौलिक गुण का पता चलता है, वह अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है, वह अपरिवर्तित रहता है, यानी वो चेंज नहीं आपका होता। क्या नहीं होता, चेंज आपका नहीं होता। अगर किसी भी वस्तु का भार शून्य हो जाए पर उसका जो मास जो होता है, क्या होता है, उसका जो मास यानी द्रव्यमान जो होता है वो अपरिवर्तित या फिर मौलिक गुण आपका होता है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की अत्यधिक अम्लता को दूर करने या उसे उदासीन बनाने के लिए जो है निम्नलिखित में उसका किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। अब मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए ये क्वेश्चन जो है आपके शुरुआती शिफ्ट में पूछा गया था कि मिट्टी की अम्लता जो होती है उसे दूर करने के लिए जो है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, जिसे भुजा हुआ चूना, किसका, भुजे हुए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विद्युत घंटी में से लोहे की क्रोड को बाहर निकाल दिया जाए तो घंटी की जो कार्य प्रणाली होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक विद्युत घंटी की बात हो रहा है कि किसी एक विद्युत घंटी में जो है आप उसमें से जो है लोहे की जो कोड होती है उसे बाहर निकाल दोगे तो विद्युत घंटी क्या आ जाएगी, उसमें से जो है चुंबकत्व क्या होता है, उसमें जो चुंबकत्व होगा लोहे के कारण वो क्या आ जाएगा, समाप्त आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु दीप्त वस्तु नहीं है, यानी इनमें से जो है आपको बतानी है कौन सी अपनी रोशनी नहीं बनाती। दीप्त वस्तु से कहा जाता है मोमबत्ती, बल्ब, सूर्य पर चांद जो होता है, मून जो होता है इसका कोई भी प्रकाश नहीं होता, कोई भी ल्यूमिनेस नहीं होती है, जो प्रकाश लेती है वो सूर्य से अपना प्रकाश लेती है। चलिए क्वेश्चन है कि तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैंग्रोव के पेड़ों को काटकर मुख्य रूप से क्या क्या व्यापक व्यवसायिक उत्पादन बनाए या फिर प्राप्त किए जाते हैं। सीधा से याद रखो, मैग्राक्रॉप, क्या मैग्रोव, मैंग्रोव के पेड़ों से जो है काटकर, मैंग्रोव के पेड़ों से काटकर जो है हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हो सकती हैं। इमारती लकड़ी प्राप्त हो सकती है, कोयला प्राप्त हो सकता है, टैनिन प्राप्त हो सकता है, औषधि प्राप्त हो सकती है, बिल्कुल जी, प्लास्टिक प्राप्त हो सकती है नहीं, रबड़ प्राप्त हो सकती है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों ही आपके राइट आंसर आपके हो जाएंगे। चलो जी, नेक्स्ट आपके जो है मैथमेटिक और रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी, बताओ जिनमें से कौन सी संख्या जो है 3 से विभाजित आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 है तो बताइएगा उसका परिमाप क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सॉल्व कर लीजिएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, चलो जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दकोश के अनुसार जो है इन्हें व्यवस्थित करिएगा। देखो इन्हें शब्दकोश यानी एबीसी के हिसाब से कन्वर्ट करना है।
तो एबीसी के साथ देखोगे तो एयरपोर्ट ए जो है सबसे पहले आएगा, यानी एयरपोर्ट जो है नंबर 1 पर ही रहेगा। ये नंबर एक यानी ए ऑप्शन तो आपके कट गए। अब एबीसी के साथ देखोगे उसके बाद बी आएगा, तो ब्रिज क्या हो जाएगा, ब्रिज आपका हो जाएगा, यानी 4 जो है नंबर 2 पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आपका हो जाएगा। देखो 2 किलो चावल 20 रुपए में, और 30 रुपए वाले चावल 2 किलो, बताओ जिनका कोलो एवरेज क्या होगा। 2 केजी चावल 20 रुपए वाले, कितना वेट, टोटल आपका 40। अब 2 किलो चावल, ठीक है, 2 किलो चावल 30 रुपए वाले, तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 आपका हो जाएगा। टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल करोगे तो 100 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टोटल करोगे तो 100 आपका हो जाएगा। और 2 किलो और 2 किलो, 2 किलो 2 किलो कितना हो जाएंगे, 4 किलो आपके आएंगे। तो 4 से काटोगे कितने बार में कटेगा, 25 बार में। कितने बार में कटेगा, 5 चुके 20, 25 चौका, ठीक है, हाँ 25 क्या आ जाएगा, एवरेज आपका आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी आपका सेम ही है। 2 किलो गेहूं का भाव जो है 70 रुपए है। 40 रुपए वाली गेहूं 3 किलो, तो इनका एवरेज ज्ञात करिएगा। 2 केजी और ये 3 केजी है। एक का प्राइस 70 है, तो दूसरे का प्राइस क्या है, दूसरे का प्राइस 40 है। बिल्कुल जी, क्या है, 40 है। 7 दूने 14, 140, चार ते हमारा 120। और टोटल चावल कितने, टोटल गेहूं आपके पास कितनी होगी, 5 किलो आपकी होगी। और टोटल योग करोगे 2, 4 और 6, 4 और 2 6, और यहां से 2, यानी 260 आपकी होगी। यानी इन 5 किलो जो गेहूं है इसका टोटल प्राइस कितना है, 260 है। 5 से कार जो एवरेज आपके पास आ जाएगी। 25 से क्या रही, 5 दूने 10, कितना आ जाएगा, 52 रुपए। कितना आ जाएगा, 52 रुपए इनका क्या आ जाएगा, एवरेज आपका आ जाएगा। चलो जी, एक मोबाइल का वर्तमान मूल्य जो है 6,000 है। 20% हानि पर वस्तु का नया या मोबाइल का नया प्राइस क्या हो जाएगा। या तो आप जो है 60,000 का, यानी वस्तु का प्राइस 100% था, उसमें जो है 20% की हानि होगी, तो 20 माइनस कर दिया, कितना बचा, 80%। या तो आप 600 का 80% निकाल लो, या नहीं 6,000 का 80% निकाल लो, या फिर 6,000 का जो है 20% निकाल लीजिएगा, और जो भी आएगा उसे माइनस कर दीजिएगा 6,000 में। ये भी कर सकते हो, ठीक है, जो आप पर डिपेंड करता है। 6 दूने 12, 1 और 2, 2 जीरो कितने होते हैं, 1200 होती हैं। 6,000 में अगर 1200 माइनस करोगे तो करो जी सॉल्व। यहां से आपका 8, 8 में से नहीं, यहां पर आपके 10, 10 में से 2 गया 8, यहां आपके 5, 5 में से गया 1, कितना होता है, 4 होता है, तो क्या आ जाएगा, 4800। कितना आ जाएगा, 4800 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल जी। देखो यहां है x अनुपात 12, 15, क्या है, यहाँ कोई गड़बड़ है क्या, एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ बोलता है कि x+3 होगा, तो x+12 हो जाएगा 15/x+3। हाँ काटेगा ही नहीं। क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी है क्या, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी, क्वेश्चन में गड़बड़ी। ये करेगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, पर जब हमें x ही नहीं पता तो इसे कैसे करेंगे सॉल्व। या फिर शायद यहाँ x था ही नहीं, यहाँ सिर्फ 3 था, अगर इसे 3 मान लेते हैं, 5 × 15, पर यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, 12×5 = 60 होते हैं, 60 में नहीं आ रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्या है, गलत है। संख्या 20,000 में 10% की वृद्धि नया निकालिएगा। देखो 20,000 में कितने की वृद्धि, 10% की वृद्धि, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। बिल्कुल जी, कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। 20,000 में 2,000 प्लस करो, कितना हो जाएगा, आप होगे 22,000। कितना हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलो जी। बोलता है कि 1,000 रुपए की राशि है, 5% की दर है, 2 साल का टाइम है, साधारण ब्याज निकालिएगा।
सिंपल सा निकाल सकते हो 1000, बिल्कुल जी, 5% की दर, 2 वर्ष का टाइम, 0, 2 0 से 2 0, बिल्कुल जी, 5 दूनी 10 होते हैं, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना होता है, 100 आपके पास होता, तो ब्याज कितना आ जाएगा, ब्याज आपके पास 100 रुपए, कितना हो जाएगा, 100 रुपए ब्याज आपके पास आ जाएगा। 72 और 64 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है, कितना एलसीएम आएगा ये कमेंट बॉक्स में आपको राइट आंसर बताना है। क्या बताना है, राइट आंसर आपको बताना है। देखो जी, यहां बोलता है 225 का रूट प्लस 400 का रूट। 225 आप बताइएगा किसका रूट होता है, 400 तो आपको पता है 20 का रूट होता है। अब 20 में कितने प्लस करोगे आपके पास राइट आंसर क्या आएगा, मेरे को बता दो 225 किसका रूट होता है, तो राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा। बोलता है कि एक विषम बाहु त्रिभुज का त्रिभुज की भुजाएं आपको दी गई है 13 14 15, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिएगा। कमेंट बॉक्स में जो है इसका भी क्या करिएगा, राइट आंसर बताइएगा। और विषम बाहु त्रिभुज बोल रहा है, क्या बोल रहा है, और विषम बाहु त्रिभुज आपसे बोल रहा है, उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। चलो जी, इस क्वेश्चन को सही कर देता है। क्वेश्चन होगा 1/2 ऑफ 18 - 6 प्लस 34। पहले ऑफ सॉल्व होगा तो 2 यहां क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन यहां कितना जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 - 6 प्लस 34, ये प्लस का ये प्लस का, 34 प्लस 9, 9 और 4 13, एक कैरी, 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4। 43 - 6 करोगे, 43 - 6 कितने होते हैं बताओ जल्दी से, 43 - 6 कितने होते हैं, 37, मेरे ख्याल से 37 होने चाहिए, कितना हो जाएगा, 37 इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो, दो मित्र एक काम को अलग अलग 16 एक्स दिन में करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को जो है ये होगा 6 से ही 6/7, कितने, 6 से ही 6/7 दिन में, कितने, 6 से ही 6/7 दिन में आपके करते हैं। तो बताओ जी, आपसे पूछा गया है कि एक्स एक्स का दिन काम आपको निकालना है। करो जी सॉल्व, क्वेश्चन को भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको जो है कंफ्यूजन करेगा, यहाँ आपको जो है संयोग में दिया गया है, इसे क्या करिएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ प्लस कर लीजिएगा। 7 7 के 42, 42 प्लस 6 कितने होते हैं, 42 प्लस 6 48 होते हैं, 48 प्लस 7 यह आ जाएगा 48/7 आपके पास आ जाएगा। करो जी, बहन की आयु भाई की वर्तमान आयु से 6 साल छोटा है। बहन की आयु भाई की वर्तमान आयु से 6 साल छोटी है। 5 साल पहले भाई की आयु बहन की आयु से 2 गुना थी, बताइएगा उसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, बताओ जी जल्दी। ठीक है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में ज्यादा सॉल्व नहीं करूंगा भाई, ठीक है, क्योंकि मैंने ये सॉल्व नहीं करे है, तो मैं यहाँ पर करूंगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, आप बोलोगे सर को मैथ नहीं आता, तो भाई मैथ ऐसी बात है कि मैथ पहले करना पड़ता है फिर जाके आपका होता है। और लड़के व लड़कियां का अनुपात आपके पास 2 और 3 है, लड़के आपके पास 3 हैं, लड़कियां बता दो, लड़के लड़कियां 2 और 1, लड़के कितने हैं, 30 हैं, 2x किसके बराबर, 30 के बराबर, 1x किसके बराबर, 15 के बराबर, लड़कियां कितनी हैं, 1x हैं, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 15 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। देखो, सम बहुभुज का एक बाह्य कोण 24 डिग्री का है, तो बताइएगा भुजा क्या होगी। समबाहुभुज का एक बाह्य कोण 24 डिग्री का है, तो भुजा बताइएगा। भाई पता नहीं, मैं क्वेश्चन करा नहीं है। चलो जी, संख्या 50 में 20% की वृद्धि होने के बाद उसका नया, देखो 50 में 20% की वृद्धि हुई, 0 0 0 0 5 दूनी 10 कितने की, 10% के 10 के बराबर है, यानी 50 में 10 प्लस कर दो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 क्या जाएगा आपका, बिल्कुल जी राइट आंसर आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन है कि 8,000 नहीं है, 880 रुपए का 6 साल और 2% और तब के लिए जो है साधारण ब्याज करिएगा। 6 वर्ष का टाइम है, 2% की दर है, दर कितनी है, 2 है, और डिवाइड बाय 100। देखो 0 से 0, मुझे नहीं लगता कि 10 आपको काटना चाहिए, क्योंकि 10 से काटोगे तो क्या होगा, 10 से आपको जो है मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो आप सिंपल जो है 88
मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, 6 दूने 12 और 12 मल्टीप्लाई 88 करोगे तो 8 एकम 8, 8 दूने 16, 8 एकम 8, 8 एक 9, 8 दूने 16, एक कैरी 8 दूने 16, 8 एकम 9, यहाँ से 6, यहाँ से 15, एक कैरी 9 एक 10, 10 और डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा 105.6 कितना आएगा 800 105 ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आ जाएगा। चलो जी, इसे खुद करना सॉल्व। एक नोटबुक 3 बैग, एक नोटबुक और 3 बैग का मूल्य 2000 है, और 2 नोटबुक और बैग का मूल्य, एक बैग का मूल्य आपके पास बताओ जी 1000 है, तो एक बुक एक बैग का मूल्य कितना हो जाएगा बताओ जी जल्दी से। ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा सॉल्व, मार्क करिएगा। देखो 45 डिग्री का पूरक कोण, सीधा याद रखिएगा पूरक कोण होता क्या है। पूरक कोण जो होता है दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री, उसे क्या कहते हैं पूरक कोण कहते हैं। किन्हीं दो कोणों का जो योग होता है अगर 90 डिग्री है उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। अगर एक कोण 45 डिग्री है और दूसरा कोण कितना होगा 45 डिग्री होगा, 45 45 कितने होते हैं 90 आपके होते हैं। आधार आपके पास 7.8 है तथा ऊंचाई आपके पास 4.5 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिएगा, मेरे ख्याल से 1/2 यही होगा सूत्र। बताओ जी मेरे को सूत्र क्या होगा त्रिभुज का सूत्र, मेरे ख्याल से एरिया का सूत्र होता है 1/2 आधार मल्टीप्लिकेशन ऊंचाई, शायद मेरे ख्याल से यही होता है, यानी 7.8 आएगा तो यहाँ 4.5 और 2 से क्या कर दोगे मल्टी डिवाइड कर दोगे। चलो, एक विद्यार्थी दो परीक्षा का परिणाम का औसत अंक 80 है और तीसरी परीक्षा में उसका मान है 98 है, तो बताइएगा उसका औसत क्या होगा। देखो दो परीक्षा में उसका एवरेज कितना आया, दो परीक्षा में उसका एवरेज आया 80, यानी टोटल अंक कितने थे 160। अब तीसरी परीक्षा उसने दी तो उसे मिले नंबर 98। ठीक है जी, टोटली आउट निकाल दीजिएगा 8 और 9 में 8 कितने बताओ जी कितने देंगे 25 आपके हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बिल्कुल जी, कितने हो जाएंगे 25 आपके हो जाएंगे। अब परीक्षा कितनी होगी, परीक्षा आपकी 3 होगी और टोटली हो कितना हो जाएगा 358। तो भाई 258 डिवाइड बाय 3 करो जी सॉल्व। 8 कमा 8 8 24, 8 24, 8 24 एक कैरी कितने 18, 8 कमा 8 8 दूने 16 कितने, एक सेकंड 98 वृक्षाम 8 तो कुल औसत कितना हो जाएगा 25, 8 दूने 16 160 का 98, कहाँ मैंने गलत करा 160 प्लस 98 258, 258 भाग 13 86 आएगा। 86 86 कैसे आएगा, 86 कैसे आएगा, नहीं 8 से थोड़ी काट रहे हैं, मैं भी क्या कर रहा हूँ भाई 3 से काटते हैं। 8 यहाँ 24 होती है और 3 यहाँ 18 है, 6 यहाँ कितने होते हैं 18 होते हैं, तो 86 आएगा बिल्कुल जी। कितना आएगा 86, कितना आएगा 86 आपका आएगा। और दो संख्या का एलसीएम आपके पास दिया गया, एचसीएफ आपके पास दिया गया, पहली संख्या आपके पास दी गई है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। आपको पता है एलसीएम मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ और ये बराबर होता है पहली संख्या मल्टीप्लिकेशन दूसरी संख्या के। अगर एलसीएम आपके पास 48 है, एचसीएफ आपके पास 4 है, पहली संख्या आपके पास 12 है, दूसरी संख्या आप निकाल सकते हो, यानी 12 त्या 24 8 4 त्या 12 और 3 से काटोगे 48 को कितने बार में कटेगा 3 एकम 3, यहाँ 18 6 त्या 18 कितना आ जाएगा दूसरी संख्या आपके पास 16 कितनी आ जाएगी, दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी 16 हमारे पास आ जाएगी। 1 किलो चीनी का मूल्य जो है 40 रुपए, 2 किलो चीनी का मूल्य 50 रुपए, औसत याद करिएगा। एक चीनी के लिए 40 रुपए, 2 किलो चीनी
₹50 कितना हो जाएगा टोटल? 100 हो जाएगा। ये 40 1 किलो में है और ये 2 किलो तो 100 हो गया, तो टोटल हो गया 140। टोटल कितने किलो चीनी आ गई? 3 किलो। तो भाई करो सॉल्व, कितना आएगा बताओ। देखो ए बी और सी पूंजी है 1:2:3 में, इसे 60 का लाभ है। टोटल इन तीनों को जो है जो लाभ होता है वो 60 आपका होता है। तो सी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो ए बी सी, 1x 2x 3x, तीनों का योग टोटल कितना है? 60 है। तो अनुपातों का योग किसके बराबर होता है? अनुपातों का योग टोटल योग के बराबर होता है। 1x 2x 3x कितना हो जाएगा? 6x किसके बराबर? 60। 1x किसके बराबर? 10। तो आपको सी का हिस्सा ज्ञात करना। सी का हिस्सा 3x है, तो x हमारे पास 10 आया, 3 कितना आ जाएगा? 30 हमारे पास कितना आ जाएगा? 30 हमारे पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बिल्कुल जी, कितना आ जाएगा? 30 हमारे पास आ जाएगा। चलो जी, देखो निम्न विकल्पों में से आपको समान अनुपात क्या निकालना है? इन्हें काटकर बताना इनमें से जो है किसका राइट आंसर जो है या किसका अनुपात जो है सेम आपका आ रहा है। चलो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ए और बी का अनुपात देखो, ए और बी का अनुपात 3 और 5 है। बोलता है ए आपके पास 24 दिया गया है, तो बताइएगा बी क्या होगा? ए ए यानी 3x, 3x किसके बराबर है? 24 के बराबर है। काट दो, काट दो। 8 3 कितने होते हैं? 8 3 24 होते हैं। x का अनुपात या x आपके पास क्या आ रहा है? x हमारे पास 8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो b याद करना है। b हमारे 5x था, तो 5 मल्टीप्लाई 8 कितने? 8 पंजे 40 कितना हो जाएगा? 40 आपके पास बिल्कुल जी क्या हो जाएगा? 40 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। अब आप बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको नए देखने को मिले। और फिर से बोल रहा हूं, जो क्वेश्चन आपने नहीं करे हैं करंट अफेयर में, आपको जो क्वेश्चन मैंने बोले थे उन्हें आपको करके जाना है। बाकी इनमें से क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपके आने वाली शिफ्टों में जो है रिपीट आपके हो सकते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, तो आपको जो है इस बात का भी ध्यान रखना है। अच्छा, मिलते हैं शानदार वीडियो में, तब तक के लिए मेरे से फौजी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।